तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे मालाबार हिल का सबसे सेंसेशनल केस। इतने साल बीतने के बाद भी उस केस की चर्चा आज तक हो रही है। एक फिल्म भी बन गई, 3-4 किताबें लिखी गई, लेकिन कहानी थमने का नाम नहीं ले रही। एक महाराजा, उस समय के एक राज्य का महाराजा, एक डांसर के प्यार में पागल हो जाता है और उसको पाने के लिए वो कत्ल तक करवा देता है, जिसका केस उस समय की अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी अदालत प्राइवी काउंसिल में लंदन में भी चला और उसमें वकील मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने 1947 में, उसके पहले मुंबई में वकालत किया करते थे। वो एक आरोपी के वकील थे और जमशेद जी कांगा अपने ज़माने के सबसे बड़े वकील, सरकारी पक्ष के वकील थे। क्या है ये पूरा केस, जिसको जाना जाता है अब्दुल कादर बावला मर्डर केस, और जिसकी वजह से ये मर्डर हुआ, उस नर्तकी का नाम मुमताज़ बेगम, जो उस समय के पंजाब के अमृतसर की रहने वाली थी। अब देखिए, कहानी अमृतसर से शुरू होती है और हॉलीवुड में जाके ख़त्म होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, आपको बताते हैं पूरी कहानी आखिर है क्या। ज्वाइंट पंजाब तभी 1947 के पहले का अमृतसर के एक जो म्यूज़िक के जो डांस और म्यूज़िक के उस्ताद हुआ करते थे उस ज़माने में, उस अमृतसर घराने में, डांस के घराने में पैदा हुई यह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी, जिसका नाम था मुमताज़ बेगम। बहुत से राजे महाराजे उस समय पंजाब में हुआ करते थे, जिनके दरबारों में यह लड़की छोटी उम्र से ही डांस करने लगी थी और एक तरीके से शाही डांसर बन गई थी। और इसकी खूबसूरती और नाचने की कला की बातें पहुंच जाती हैं इंदौर के महाराजा तुकोजी राव होलकर के दरबार में। वो अपने कारिंदों को भेज के, बड़े अफसरों को भेज के, इस लड़की के जो बुजुर्ग होते हैं घर के, जिनके साथ ये जाया करती थी दरबारों में डांस करने के लिए, उनको कांटेक्ट करते हैं और इस लड़की को इंदौर बुला लिया जाता है दरबार में नाचने के लिए। बहुत पैसा उस जमाने में दिया जाता और ये लड़की इंदौर पहुंच जाती है और इसका नाच देख के और इसकी खूबसूरती देख के महाराजा इंदौर होलकर 3 फिदा हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं इस लड़की की खूबसूरती पे और इसको अपने घर में ही रख लेते हैं, अपने महल में। काफ़ी समय वहाँ रहने के बाद ये लड़की थोड़ा तंग आ जाती है। उसने अपने बयान में कहा कि मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, मर्दों से बात नहीं करने दी जाती थी और बार बार मेरा अबॉर्शन करवाया गया महाराजा की तरफ से, ताकि मेरी कोई औलाद उनके राजपाट में हिस्सा नहीं मांग ले। ये मुझे बर्दाश्त नहीं। हालांकि उस समय अंग्रेज़ों का राज था, राजों के ऊपर काफ़ी पाबंदियां भी थी, लेकिन आज़ादियां भी बहुत थी। तो एक तरीके से इस नर्तकी को, कोर्ट डांसर को ज़बरदस्ती महल की 4 दीवारी में रखा गया। लेकिन एक दिन मौका पाके वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। भाग के वहाँ से वो कलकत्ता जाती है किसी तरीके से, इंदौर से अपने
सोर्सेस के थ्रू। वहाँ से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर वापस आ जाती है अपने घर। लेकिन तभी उसके और भी चाहने वाले थे जो उसके टच में थे, जिनमें से एक मुंबई का बहुत ही धनाढ़ बिजनेसमैन, बहुत प्रॉपर्टी थी उसकी मुंबई में, एक किस्म का राजा था वो भी। उसका नाम था अब्दुल कादिर बावला। महज 25 साल की उम्र। वो उसके कांटेक्ट में आता है और ये लड़की एक बार फिर अमृतसर से मुंबई पहुंच जाती है और बावला के साथ रहने लग जाती। आपको हैरानी होगी सुन के इस बात की, जो बात 1925 की है, आज से तकरीबन 100 साल पहले की, 99 ईयर्स बैक। उस जमाने में इसको ये गारंटी देने के लिए, भरोसा देने के लिए कि मैं तुम्हें वाकई प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, अब्दुल कादिर बावला ने आज से 100 साल पहले 40 लाख रुपए की रकम एक कॉर्पस बना के उसके लिए अलहदा रख दिया। अब अंदाज़ा लगाइए उस ज़माने में उस आदमी के पास कितना पैसा होगा। मुंबई में, सेंट्रल मुंबई में एक बावला कंपाउंड है, बहुत बड़ा एरिया है। एक ज़माने में वहाँ पर एडिशनल कमिश्नर का ऑफिस हुआ करता था और काफ़ी सारे अंदर घर वगैरह भी थे पुलिस के। बहुत बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी। आज से 25-30 साल पहले जब मैं वहाँ जाता था, वाई.सी. पवार का ऑफिस वहाँ पे हुआ करता था, उनको मिलने जाता था, तो बावला कंपाउंड तभी देखा। और आपने मुंबई का मेरिन ड्राइव तो सबने देखा होगा, या तस्वीरों में या फिल्मों में देखा होगा। उसी मेरिन ड्राइव पे समुंदर के किनारे एक इस्लाम जिम खाना है, इस्लाम क्लब है आजकल। वो एक ज़माने में इसी अब्दुल कादिर बावला का शाही मकान हुआ करता था, महल हुआ करता था। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा खाली प्लॉट कंपाउंड है, यहाँ पे आज इस्लाम जिम खाना बना हुआ है। तो इतना पैसे वाला आदमी जो किसी महाराजा से कम नहीं था, वो इस लड़की को बुला लेता और ये मुंबई उसके साथ रहने लग जाती। एक दिन 1925 के उस आदमी के पास उस जमाने में 6 सिलेंडर मैक्सवेल गाड़ी हुआ करती थी जो इंग्लैंड से आई थी। इसी किस्म की गाड़ियां हिंदुस्तान के बहुत सारे राजा महाराजाओं के पास भी हुआ करती थी और वो आदमी अपनी गाड़ी में इसको मुंबई की सैर करवाया करता था और कोई नहीं होता था सिवाय ड्राइवर के साथ। और इस बात की खबर पहुंच जाती है इंदौर के दरबार में, जहाँ पे महाराज अधिराज तुकोजी राव होलकर की नींद हराम हो जाती है कि हमारे महलों की शान, हमारे दरबार की शान आज किसी और के साथ घूम रही है। उसने अपनी आर्मी के बड़े ऑफिसर, उनमें से एक एयरफोर्स का ऑफिसर भी था, वो सब की ड्यूटी लगाई कि इसको किसी तरह उठा के किडनैप करके मुमताज़ बेगम को हमारे दरबार में पेश किया जाए। 8-9 लोग अलग अलग गाड़ियों, जिनमें से एक उसी किस्म की गाड़ी थी जिस किस्म की गाड़ी अब्दुल कादिर बावला की थी। वो बॉम्बे पहुंच जाते हैं और इनका पीछा करने लगते हैं, इस मौके की तलाश में कि कब कहीं कोई मौका मिले तो इस नर्तकी को किडनैप करके इसको इंदौर ले जाया जाए। और एक दिन जब उनको पता चला कि ये मालाबार हिल के हैंगिंग गार्डन्स बहुत खूबसूरत जगह है, इतनी ग्रीनरी शायद मुंबई में कहीं और नहीं होगी जितनी
उस बाग में है, हैंगिंग गार्डन, मालाबार हिल। कल मैंने आपको इशारा किया था कि मालाबार हिल के एक और सेंसेशनल मर्डर की कहानी आपको सुनाएंगे। तो उसका पीछा करते हुए ये लोग मालाबार हिल पहुंच जाते हैं और मौका देखते ही अपनी गाड़ी की टक्कर अब्दुल बावला के गाड़ी से मार देते हैं। टक्कर मारने के बाद सब लोग गाड़ी से निकलते हैं और मुमताज़ बेगम को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब्दुल कादिर बावला बीच में आ जाता है। मैं 25 साल का खूबसूरत हैंडसम इंसान, उस जमाने में करोड़ों का मालिक, वो बीच में आता है तो उसको कई गोलियां लग जाती हैं, गोलियों से मार देते हैं उसको। हालांकि उसको ले जाया जाता है हॉस्पिटल, जे हॉस्पिटल, ये नाम आपने बहुत बार सुना होगा, सर जे हॉस्पिटल। वहाँ पे सर्जरी होने के बाद भी उसके लिवर में गोलियां लगी थी, खून ज़्यादा बहने से वो बच नहीं सका, मर गया। और ये हादसा हुआ, इसमें एक और ड्रामा बीच में आता है। जैसे ही ये लोग गोलियां चला रहे थे, वहाँ पे ब्रिटिश आर्मी के 3 अंग्रेज ऑफिसर अपनी गाड़ी से निकल रहे थे, कहीं जा रहे थे। उन्होंने जब गोलियों की आवाज़ सुनी तो वो रुक गए। उन तीनों ने, उनमें से एक मेजर रैंक का ऑफिसर भी था, उन्होंने बहुत बहादुरी दिखाते हुए इन 3-4 लोगों को पकड़ लिया, बाकी भागने में कामयाब हो गए। अल्टीमेटली 9 लोग पकड़े गए थे, जिनमें से 7 के ऊपर केस चला, 6 को सजा हुई, 3 को फांसी की सजा, 3 को उम्र कैद। वो डिफरेंट किस्सा है। तो ब्रिटिश आर्मी के उन 3 ऑफिसर्स ने बहुत बहादुरी दिखाते हुए हमलावरों को पकड़ लिया और उनको पुलिस हेडक्वार्टर ले जाके पुलिस के हवाले कर दिया। और उसके बाद केस चलता, कत्ल का केस अदालत में, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के नीचे आती थी उस जमाने में, वहाँ पे केस की सुनवाई होती। कोशिश तो बहुत की गई कि किसी तरह इस केस को खुर्द बुर्द किया जाए, क्योंकि इंदौर के महाराज अधिराज का मामला था, लेकिन कानून अंग्रेजों का ऐसा था कि वो किसी की परवाह नहीं करते थे। उसमें जो सरकारी वकील थे वो सर जमशेद जी कांगा थे, जिनकी आज भी लॉ फर्म चलती है, कांगा एंड कंपनी। दूसरी तरफ से जिन लोगों ने बावला का कत्ल किया था, उनमें से एक शख्स जो इंदौर की आर्मी का ऑफिसर था, जो पूरी टीम का लीडर था बेगम को किडनैप करने की, उसका वकील और कोई नहीं, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति 1947 में जो बने मोहम्मद अली जिन्नाह, वो तभी बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी थे। वो उस शख्स के वकील थे। तो कोर्ट में बहुत बहस होती है जमशेद जी कांगा की और मोहम्मद अली जिन्नाह की। यहाँ आपको बता दें कि वहीं पे उसी एरिया में एक जिन्नाह हाउस भी है, जहाँ घर था मोहम्मद अली जिन्नाह का। वो अभी उनकी काफ़ी लीगल प्रॉब्लम चली, तो बॉम्बे के रहने वाले थे। खैर, उसके बाद 3 महीने में केस चला और ज्यूरी, उस समय ज्यूरी सिस्टम हुआ करता था। मुंबई की प्रेस बड़ी स्ट्रांग थी तभी भी, बहुत चर्चा प्रेस में हुआ, हो हल्ला हुआ, प्रेशर भी बहुत था जुडिशरी के ऊपर भी, पुलिस के ऊपर भी। लेकिन जो गवाही थी वो 3 लोगों की, जो ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर थे, उसकी वजह से प्रोसिक्यूशन का केस बहुत मजबूत हुआ और इन सब के सब लोगों को सजा हुई। और जैसे ही अदालत ने 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई, उनमें से एक अदालत में ही बेहोश हो गया, पागल हो गया,
इनसेन, वर्चुअली पागलपन का दौरा पड़ गया उसको। बड़ी मुश्किल से वकीलों ने बहस करके बाद में उसकी फांसी की सज़ा माफ़ करवा के उम्र कैद की सज़ा दिलवाई। तो ये भी अंग्रेज़ों के कानून का एक काम था। उसके बाद हैरानी की बात यह है कि जिस महाराजा ने इन सबको भेजा था मुमताज़ बेगम को किडनैप करने के लिए, और उसी चक्कर में बावला का मर्डर हो जाता है। उम्र कैद की सज़ा और फांसी की सज़ा होने के बाद भी किसी ने महाराजा का नाम नहीं लिया। ये एक वफादारी का एक एग्जाम्पल है। लेकिन अंदर खाते ब्रिटिश एम्पायर को, वायसराय को, सबको पता था कि इसके पीछे प्लानिंग, पूरी पैसे का खर्चा, पूरी लॉजिस्टिक्स सपोर्ट किसकी है। जब होलकर को लगा कि कहीं मेरे ऊपर भी आँच आ सकती है, तो उसने अपने वकीलों को बोल के इंग्लैंड की प्राइवी काउंसिल, जो बरतानिया सरकार की थी, महारानी की काउंसिल जो राजा महाराजाओं के केसेस देखा करती थी, वहाँ पे अपील की। और वहाँ पे उसके वकील थे मिस्टर साइमन। आपने जब हम हिंदुस्तान की आज़ादी का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक साइमन कमीशन का जिक्र आता है। वो साइमन कमीशन जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जो विरोध कर रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और मौत हो गई थी। ये वही साइमन है जो उस समय वकील थे इंग्लैंड में। बाद में साइमन कमीशन बन के भारत में आए और बहुत तगड़ा विरोध हुआ था। एक नारा बहुत मशहूर हुआ था, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये वही वकील है साइमन जो महाराजा के उन आरोपियों की तरफ से जिनको सज़ा हुई थी हाई कोर्ट से, उसकी अपील की थी लंदन में जाके, और साइमन जैसे बड़े वकील को हायर किया था। लेकिन प्राइवी काउंसिल ने एक बहुत डिफरेंट स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि ये मामला हाई कोर्ट का है। जब हमारा हाई कोर्ट किसी को सज़ा देता है तो हम उसमें सज़ा में दखल नहीं दे सकते। ये मामला राजे की किसी प्रॉब्लम का नहीं है, ये एक हाई कोर्ट के हुक्म का मामला है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। साइमन ने बहुत जोर लगाया कि मेरे क्लाइंट्स की बात सुनी जाए, लेकिन प्राइवी काउंसिल ने एक नहीं सुनी और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सो दोस्तों, ये कहानियाँ हैं मालाबार हिल की, मुंबई का सबसे पॉश इलाका। और उसके बाद मुमताज़ बेगम, जिसके कुछ चोटें आई थी उस हादसे में, वो वहाँ से बड़े चुपके से देश छोड़ के हॉलीवुड चली जाती। बहुत खूबसूरत थी, उसको पहले भी हॉलीवुड से ऑफर आई थी काम करने की, फिल्मों में रोल करने की, लेकिन उसके बाद हुआ क्या वो किसी को पता नहीं। बहुत लोगों ने सर्च किया लेकिन उसका पता नहीं चला। तो ये थी कहानी मालाबार हिल की। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।